Hello, all. Once again, welcome back to the new episode of People, Pratik and Podcast. Yes, आज का जो एपिसोड होने वाला है दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे पास आए हैं ऐसे गेस्ट जिनका जो लाइफ जर्नी है इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग यू नो ही स्टार्टेड हिज एंटायर करियर फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन अ विलेज विच इज़ इन अमरावती जिनकी एक बहुत बड़ी ड्रीम थी और वो ड्रीम लेकर ही केम टू पुणे ही स्टार्टेड वर्किंग विथ HR कनेक्ट और उसके बाद ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी कॉल्ड एज जॉबिज़ा. सो आज वी हैव गौरव शर्मा जी मेज ऑफ अस. सो गौरव, वंस अगेन वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म पीपल प्रतीक एंड पॉडकास्ट. थैंक यू प्रतीक जी, हम अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और राइट, सो गौरव जी, डेफिनेटली हम बहुत सारे बातें यहाँ पर करेंगे बट उसके पहले आपकी लाइफ जर्नी हमने जैसे सुनी है, मैंने देखी है और जो मैं चाहता था कि हमेशा दिस शुड बी नोन टू द एंटायर पीपल, स्पेशली यूथ्स. अमरावती एक छोटा सा, आप छोटा नहीं बोल सकते उसे, बट इट्स अ बिग टाउन. बट उसमें से भी आप यू केम फ्रॉम अ विलेज, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज विच रियली गेव मी गूज बम्स कि अरे इतना कोई कर सकता है. लुक एट द स्ट्रगल, लुक एट द डेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो बहुत सारा हम चिट चैट करेंगे इस वक्त. सो विल स्टार्ट विथ योर जर्नी फर्स्ट. प्रतीक जी, क्या होता है ना, लोग सिर्फ नाम जानते हैं, उसके पीछे की कहानी नहीं। तो और ये जर्नी है, ये इसके लिए कई सालों लग जाते हैं, मेहनत लगती है। और लोगों को एक दिन में दिख जाता है कि कनेक्ट दिख जाता है, नेटवर्क दिख जाता है, और एक अचीवमेंट दिख जाती है। तो ये सब चीज़ों के लिए मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी का एक आहुति होती है, हर किसी का एक टाइम होता है, और हर चीज़ की एक एक आप बोला जाए तो हर किसी का एक अमाउंट होता है, या हर किसी की एक चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है अमाउंट इस पे, तो वो आपको देना पड़ेगा समय के हिसाब से। तो मैं जहाँ से आता हूँ वो है अमरावती के पास में कुर्रा करके विलेज है। ओके. और कुर्रा में टोटल अभी पॉपुलेशन है 15,000। अच्छा. हाँ, तो अच्छा, एक छोटा सा गांव है. छोटा सा गांव है। ओके. अमरावती में एक तहसील है तिवसा करके, और उसमें से भी हमारा गांव है 15,000 पॉपुलेशन वाला। ओके. जहाँ से मेरा पूरा एजुकेशन हुआ है। ओके. मतलब जो ग्रेजुएशन भी वहाँ से ही हुआ है। कहाँ से, कौन से मैंने स्कूल, कॉलेज से? कुर्रा में से एक श्रीराम महाविद्यालय करके अच्छा, एक है, ओके. वहाँ से मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और जर्नी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम टोटल 4 बहनें हैं मुझे। अच्छा. मम्मी पापा, एक बड़े भैया है, अभी वो नहीं रहे, ओ. 2 साल हो गए उन्हें। और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, पापा का एज लाइक कमीशन एजेंट है। वो भी टाइम पे, मतलब ऐसा होता था कि गांव में आप क्या ही बिजनेस कर लोगे। राइट. तो सिचुएशन, जो गरीबी क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है, वो मैंने मेरे उम्र के 22 साल तक के देखा हूँ। बाप रे. तो मतलब पापा ने कोई चीज़ की कमी नहीं ये किया, लेकिन उसके लिए टाइम लगता था कि हम जब भी पापा को बोलते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो पापा बोलते थे बेटा हो जाएगा 2 या 3 दिन में। और वो या 2 या 3 दिन में वो चीज़ें हो भी जाती थी। जब तक के हम माँ बाप नहीं बनते हैं, तब तक के वो चीज़ का मोल पता नहीं चलता है। और जब हम माँ बाप बन जाते हैं, तब पता चलते है कि हमारे पेरेंट्स लोगों ने हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस किया। तो हर पर्सन का एक अपना जब वो जर्नी में होता है, या जब वो अपने माँ बाप के छत्र छाया में होता है, तब वो कंफर्ट जोन में रहता है। राइट. और कंफर्ट जोन में रहने के बाद में उसके पास में वो जो चीज़ होती है उसको इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हर किसी की बात है कि हर किसी के पास में जो भी चीज़ होती है उसको इम्पोर्टेंट नहीं होता। और वो चीज़ नहीं होती है, तब पता चलता है कि वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मायने रखती है. तो आज पापा हमारे साथ में नहीं है। पापा को जाने के लिए करीबन 10-12 साल हो गए। ओके. लेकिन हर जगह पे, हर बात पे वो फील होती है कि काश वो होते, काश वो होते। तो वो काश ही रह गए, और जर्नी आगे ये हुई। तो
जैसा मैंने कहा 4 सिस्टर है, मैं जो हमारा फैमिली है वो मतलब टाइम पे लाना और टाइम पे खाना वाला सिचुएशन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। और हमारे यहाँ पे एक छोटी सी किराना की दुकान भी थी। तो वो किराने दुकान का ऐसा सिस्टम था कि जो कैश वाले कस्टमर थे पहले उन लोगों को वो बुलाते थे, प्रेफरेंस देते थे, और हमारे वहाँ पे उधारी होती थी। तो कस्टमर ना होने के बाद में भी वो हमें रुका के रखते थे, और एक एक 2 घंटे रुका के रखने के बाद में वो किराना देते थे। तो वो गरीबी क्या होती है वो चीज़ को मैंने देखा हूँ। एंड दीदी लोगों के भी जब शादी करवाना था तो जो जीजा लोग हैं जो आए देखने के लिए, तो बीइंग अ ब्राह्मण फैमिली से होने के कारण कुछ रस्में होती है कि 11 साड़ियाँ दो, ये दो वो दो, तो वो भी देने के लिए तैयारी नहीं थी। तो आप वो बात को सोच सकते हो कि क्या लेवल पे चीज़ें हैं। और हमारा जो घर था वो गांव में आप जिसको बोला जाता है कि टीन का भी घर नहीं, कौल का जो घर होता है वो था। तो उसमें से पानी टपकता था, और जब बारिश आती थी तो जैसे पानी टपकता था तो हम दीदी लोग हम वो टपकते हुआ पानी जहाँ पे हम वहाँ पे बर्तन लगाते थे। बाप रे। और जब ज़्यादा ही पानी हो जाता था तो घर का जो छज्जा होता है, दरवाजे का जो छज्जा होता है, वहाँ पे हम लोग बैठते थे क्योंकि वो छज्जे के नीचे पानी नहीं आता था। तो वो चीज़ हमने देखी। टचवुड है, पापा ने काफ़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया। मेरे तीनों भी चारों भी जो जीजी है दीदी लोग हैं उनका डीएड बीएड हो चुका है। अच्छा, और उसमें से बड़ी दीदी का गवर्नमेंट जॉब है, और तीनों भी प्राइवेट जॉब करते हैं। और शौक़ तो उनके वक्त पूरे होते थे, हमारे वक्त तो हमारी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं होती पैसा होने के बाद में भी। तो उस चीज़ को मैं फील करता हूँ। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई जैसा आपने बोला, और वहाँ से फिर होता है कि हमारे यहाँ पे परंपरा थी कि 12th में अच्छे मार्क लेना, और उस वक्त डीएड में शॉर्टकट था गवर्नमेंट जॉब लगने का। तो मुझे भी अच्छे परसेंटेज। कब की बात है? ये बात है सर 2014, 2000, हाँ 14 की ले लो आप। अच्छा, 14 रिसेंटली, 2004 की बात। अच्छा। 2004 की बात है ये। तो मुझे भी अच्छे परसेंटेज मिले थे, और जब परसेंटेज मिले मुझे तो डीएड में मेरा भी नंबर लगा था। आपने डीएड किया? नहीं, मैंने डीएड नहीं किया। तब हेलो पिक्चर रिलीज़ हुई थी सलमान खान की। तो वो पिक्चर देखने के बाद में मुझे लगा कि मेरी भी लाइफ थोड़ा बीपीओ जैसी मेरी मैं लाइफ एंजॉय करूँ। तो हेलो पिक्चर रिलीज़ हुई तो घर पे मैंने बोला कि मुझे गवर्नमेंट जॉब या फिर डीएड बीएड नहीं करना है, मुझे उस सेक्टर में नहीं जाना है, मुझे ये। तो वहाँ से अट्रैक्शन था, तो पुणे आना था। तो हम अमरावती से कुर्रा करीबन 36 किलोमीटर पे है। तो हम अमरावती आए। MSCIT करना था। तो MSCIT जब हमने किए तो MSCIT के बैच में एक बंदा था, और उसका पुणे आने वाला था बंदा वो। तो उसे मैंने कहा कि भाई आप पुणे जा रहे हो तो मुझे भी आना है, आपका नंबर दे दो आप मुझे। तो उन्होंने मुझे नंबर शेयर किया। तो पुणे आया तो कॉल करो। जब पुणे जाना था मुझे तो मैंने बोला कि मैं नेक्स्ट डे मैं आ रहा हूँ, आप मुझे कहाँ पे मिलोगे। तो उन्होंने 2-3 नाम बताए, शिवाजी नगर, पुणे स्टेशन, हड़पसर। तो मुझे वो भी नाम मुझे लिखना पड़ा कि नया था मेरे लिए, सब कुछ नया था। तो ट्रेन से निकला। मॉर्निंग में मैं पुणे स्टेशन पहुंचा। पुणे स्टेशन पहुंचने के बाद में मैंने उनको फ़ोन लगाया कॉइन बॉक्स से। 1 PCOs होते थे तभी। पीसीओ कॉइन बॉक्स से फ़ोन लगाया। तो बंदे ने फ़ोन ही नहीं उठाया। करीबन मैं पहुंचा 10 बजे, 12:30, 1 बज गया, 2 बज गई, 4 बज गई, फ़ोन ही नहीं उठा रहा।
मैं उस वक्त की सिचुएशन, प्रतीक जी, मैं बोलता हूँ कि पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई कि जिस पर्सन के लिए मैं आया हूँ वो फ़ोन रिसीव नहीं हो पा रहा मेरा। और आप तभी तो बहुत यंग भी क्या थे। या तब मैं यंग भी था। तो प्रतीक जी, तो 4 बज गए। 4 बजने के बाद में उसी पीसीओ पे कॉल बैक आया कि मुझे 100 के ऊपर मिस कॉल है, कहाँ से कॉल आया? तो बोले एक बंदा यहाँ पे बैठा है मॉर्निंग से बाप रे। और उसने शायद आपको कॉल किया होगा। तो मैंने बात किया और लिटरली जब मैंने उस पर्सन से बात किया तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि क्या हुआ। तो वो उस बंदे ने बोला कि सॉरी, उनके कॉलेज में वाइवा था तो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए वो। तो ऐसा करो, आप डांगे चौक करके एरिया है, हाँ, वहाँ पे आ डंगे जाओ। डंगे चौक हिंजेवाड़ी या के या nearby। या तो मैं जब मैं गया वहाँ पे और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कोई बड़ा फ्लैट, बड़ी बिल्डिंग या उस तरीके से वो चीज़ देखी। फिर वहाँ से करियर स्टार्ट हुआ। ये भी सर कौन से साल का है ये टाइम फ्रेम? ये करीबन आप 2006 की बात, अच्छा, 6। आप 2006 की 2007 की बात है। यस, तब आई थिंक सो बीपीओ इंडस्ट्री, या एमएनसीज ये बूम हो रहे थे। या तो मेरा पहला जॉब मुझे फातिमा नगर में मिला। फातिमा नगर में एक एंड्रोमेडा करके एक कंपनी है। ओके। तो मेरी पहली सैलरी 4,600। ओके। तो 4,600 मेरा स्टार्टिंग हुई। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने 2 साल जॉब किया। 2009 तक के मैंने जॉब किया। 2009 जॉब किया क्योंकि घर की कंडीशन, मैंने कहा था कि ऑलरेडी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बाकी चीज़ें थी। तो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके और प्रतीक जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4,600 में गुजारा कैसा करता, वो भी पुणे जैसे। पूना जैसी सिटी में। तो 1,200 रुपये में टिफ़िन आता था। हम्म। तो मेरा फ्रेंड जो था, कलीग, वो और मैं, वो जो टिफ़िन है वो आधा आधा कर लिए थे। मतलब 600 रुपये उसका और 600 रुपये मेरा। 2 रोटी वो ले लेता था तो 2 रोटी मैं ले लेता था। बाप रे। तो होता ऐसा था प्रतीक जी, मैं मॉर्निंग में खाना ही नहीं खाता था। मैं कॉफ़ी लेता था और पार्ले जी का एक बिस्किट का पैकेट आता था तो वो ले लेता था। एंड देन दिन भर उसी पे रहता था। और रात में फिर मैं मेस का जो चीज़ है वो टिफ़िन करके गुजारा करता था। ये चीज़ मैंने 1-1.5 साल तक के किया। देन थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके सब चीज़ें का ये हुआ। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। ये प्रतीक जी स्टार्ट हुआ। फिर थोड़ा थोड़ा पैसा करके मतलब पूना में शिवाजी नगर में जेट किंग करके है। अच्छा, ओके। तो एक अट्रैक्शन था इंजीनियर बनूं। ओके। लेकिन कुछ फैमिली के प्रॉब्लम्स और बाकी की चीज़ों के कारण इंजीनियर का ख्वाब रह गया था। तो हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर करके आता है। तो मुझे वो इंजीनियर का जो टैग था वो पसंद था। टैग पसंद है आपको? तो मैंने 15-20 हज़ार रुपये जमा किया एंड वो जेट किंग में वहाँ पे मैंने फ़ीस दिया। तब उसकी फ़ीस थी 46,000। फिर मुझे पता चला कि मैं बाकी का पैसा तो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। फिर और ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किस्मत भी कैसा पलट के आती है। तो वहाँ पे जाने के बाद में फिर मैंने बोला कि सॉरी, मैं नहीं पे कर पाऊँगा, अब मुझे पैसा वापस दे दीजिए। तो उन इंस्टीट्यूट ने तो पैसा नहीं दिया था एंड मैं वहाँ पे 8 या 10 बार चक्कर मारा। तो किस्मत कैसी आती है उसके बारे में मैं जब आपको ये डिस्कशन करूँगा तो आपको चीज़ पता चलेगी। जॉब के लिए फिर समहाउ मुझे जॉब चेंज करना था। 4,600, 7,000, 8,000 सैलरी हो गई थी। तो 7/2/2009 मैं नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस कंपनी में एज एप्लीकेशन के लिए मैं गया था। वहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे। तो 7/2/2009 में मैंने नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस में इंटरव्यू दिया एंड उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए थे 3 कि गौरव, एक 25,000 रुपये सैलरी है जहाँ पे तुझे मार्केटिंग का जॉब मिलेगा। एक 20,000 रुपये सैलरी है कि जहाँ पे तुमको मार्केटिंग रहेगा
लेकिन वो बीपीओ में रहेगा, अच्छा, कॉल सेंटर में। ओके, और बीइंग मैंने कॉल सेंटर में 2 साल जॉब किया था, तो मैंने 25,000 को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने 20,000 वाला जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट किया, ओके, क्योंकि हमको हमारी स्ट्रेंथ भी पहचानना चाहिए। पहचानना चाहिए। और बहुत लोगों का क्या होता है, डिसीजन नहीं होता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ लोगों का अट्रैक्शन होता है सैलरी का, और कुछ लोगों का अट्रैक्शन होता है उनकी एलिजिबिलिटी, और जिस पे वो उनको प्राउड है या जो वो कर सकते हैं। राइट, लेकिन आजकल मैंने देखा हूँ कि लोग वो स्किप कर देते हैं, तो वो डिसीजन मेरा सही था। और उससे पहले फिर मेरा नेटवर्क बना, तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में, इंडिया में जितने भी कंप्यूटर शॉपिस है उसके ओनर लोगों से कनेक्टेड हुआ, बात हुआ, वहाँ से नेटवर्क हुआ, तो ये जर्नी चलती रही। सो सर, जब आप बीपीओ में काम करते थे, एग्जैक्टली व्हाट वाज योर रोल देयर? सर, मतलब वाज इट नॉर्मल? जैसा कॉलर ट्यून के 30 रुपये कट होते थे, व्यास का इंटरनेट का पैसा कट होता, ये होता था। 60 मिनट आप बात करने के बाद में 62 भी मिनट हुए या 65 भी मिनट हुए, 1 मिनट भी आगे हुआ तो आपका 2 रुपये कट हो जाता था। Okay. क्योंकि 1 रुपये का ये उस वक्त ये था। customer तो service- कस्टमर कॉल करते थे, मेरा पैसा कहाँ पे कट। हाँ, तो इनबाउंड जो कॉल सेंटर था, तो मैं एक दिन में प्रतीक जी 180 कॉल रिसीव करता था। बाप रे, और उसमें वो चीज़ होती थी कि नमस्कार, दिस इज गौरा एट आइडिया सोल्डर, आई एम असिस्ट यू, प्लीज बी ऑनलाइन, आई विल चेक योर सर्विसेज, थैंक यू फॉर पेशेंस सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग आइडिया सोल्डर सर। सर ऐसा होता था कि मुझे घर से भी फ़ोन आता था, ऑफिस छुट्टने के बाद मैं बोलता था थैंक यू फॉर कॉलिंग आइडिया सोल्डर। बाप रे, इतनी वो हैबिचुअल आप इतना हो चुके थे। हैबिचुअल, जैसा हम कोई ट्रेन में जाते हैं, 3-4 दिन का सफ़र होता है, हम उतर जाते हैं तब पता चलता है कि अभी भी हम ट्रेन में हाँ, हैं। हिल रहे हैं। जैसा हम मूवी में जाते हैं तो आधे घंटे तक के उसका हैंगओवर रहता है कि Hangover भाई रहता है। वो, तो सेम वैसा मेरे साथ में होता था। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है ना सर, कस्टमर की गालियाँ खाना, लिसनिंग पावर, कम्युनिकेशन पावर, वो बढ़ती है। कन्विंसिंग पावर, वो वहाँ से बढ़ गई, अच्छा, और वो मुझे बहुत काम में आई। तो इस तरीके से हुआ सर। फिर मेरा जो भी है वहाँ से जर्नी मैंने 2012 में एंड किया एज आ RSM करके नेट प्रोटेक्टर से। तो 2012 में फिर वो भी किस्सा एक अलग है कि कंपनी में पहला स्ट्राइक करने वाला पर्सन मैं, क्योंकि ऑफर लेटर, जॉइनिंग लेटर, सब चीज़ें चाहिए थी, ये थी। तो उस वक्त कंपनी ने बोला तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, हम आपको आगे देंगे। तो मेरे अंडर में 25 लोगों की टीम थी। अच्छा, तो मैंने लेफ्ट कर दिया जॉब, कि वो चीज़ नहीं हो रही, और मेरे साथ में काफ़ी लोगों ने जॉब लेफ्ट कर दी। व्हाट वाज द रीजन, कैन यू? रीज़न सर क्या होता है, जब आप लीडर बनते हो तो आपको कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पे बैलेंसिंग लेके चलना पड़ता है, कंपनी भी और एम्प्लॉय भी। बराबर, अनडिमांडेड चीज़ें आप नहीं रख सकते हो कंपनी के साथ, जो कंपनी के भी फेयर में होगी कंपनी वो चीज़ करेगी। लेकिन मेरे पास में जब मैंने देखा कि दिवाली, दशहरा, होली पे हम रूम बंद करके, जहाँ पे हम फ्लैट में हम एक्टिवेशन देते थे, मेरा एक्टिवेशन डिपार्टमेंट था। अच्छा, तो क्या होता था, कोई भी कस्टमर जब त्यौहार होते थे तभी लैपटॉप, डेस्कटॉप लेते थे, और हर किसी का रीज़न था कि उसी दिन वो लैपटॉप स्टार्ट करें। और वो लैपटॉप विदाउट एंटीवायरस के स्टार्ट नहीं होता था, क्योंकि हर कोई बोलता था कि भाई एंटीवायरस तो डालना ही है, और वो एक्टिवेटेड करने का काम हमारा था। अच्छा, तो इसलिए हमें 12-12 घंटे हमें ये करते थे। और मेरी टीम मेरे कहने पे मैंने 4 साल सर, कोई भी परिवार की शादी, 4 साल मैंने दिवाली, दशहरे में कभी मैंने घर पे गया नहीं हूँ, अटेंड नहीं किया हूँ। मैंने डेडिकेटली कंपनी को वो चीज़ दिया। तो जब कोई किसी को सैलरी स्लिप चाहिए होती है, ऑब्वियसली होम लोन या बाकी के पर्सनल कमिटमेंट होते हैं, तो वो कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाए, और मैंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया, वो चीज़ नहीं हो पाई। देन मैंने कहा कि जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं होती है वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए। बराबर, राइट। बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में होते हैं कि कंपनी उनके वजह से चल रही है, लेकिन कंपनी उनके वजह से नहीं चलती है, कंपनी की वजह से चलती है। राइट, लोग आते हैं, जाते हैं, लाते हैं, जाते हैं। एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूंगा प्रतीक जी।
गांव में बैलगाड़ी होती है हम्म, और उसके नीचे कुत्ता भी चलता है। बराबर। बैलगाड़ी रुकती है तो कुत्ता भी रुक जाता है। क्यों रुकता है? उसको लगता है कि भाई वो बैलगाड़ी को चला रहा है। हाँ। एक चीज तो हमारा उस वक्त की मैच्योरिटी ऐसी रहती है कि भाई हम कंपनी को चला रहे हैं। लेकिन मेरा हमेशा मानना ये है कि आपकी वैल्यू कब होती है, जब आप रिज़ाइन डालते हो और कंपनी रिक्वेस्ट करती है आपको, प्लीज़ आप कंटिन्यू करो, आपको क्या चाहिए, कुछ पर्सनल कमिटमेंट है, कुछ चीज़ें हैं, हम आपको देते हैं। तो अगर कंपनी ने आपको उस चीज़ को सस्टेन कर दिया या वो रुका दिया तो आपकी उस कंपनी में वैल्यू है। और आप रिज़ाइन डाल रहे हो और रिज़ाइन एक्सेप्ट हो रहा है, तो जो अजम्पशन से आप थे 2-3 साल 5 साल जितना भी आप करियर कर रहे हो, जो अजम्पशन में आप हो, तो वो आपका अजम्पशन ही है। वो आपका कंफर्ट जोन ही था जो आपको रुका के रखा है। तो हमेशा मानना मेरा वो चीज़ को रहता है। देन रिज़ाइन मैंने कंपनी से कर लिया, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। अच्छा। एक बंजर डिसीज करके बीमारी आती है होती है जो इस तरीके से होती है कि आप मतलब बोन, जब पापा का पैर कट करना पड़ा तो वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो फिर आपको वो जहाँ जहाँ से बढ़ रही है वो पोर्शन आपको कट करना पड़ता है। इस तरीके से वो बीमारी होती है। तो बीमारी में पापा का पैर भी कट करना पड़ा। एंड देन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चारों दीदी की शादी हो चुकी थी, घर पे टेक केयर करने वाला मैं ही था। देन मुझे पूना से फिर से अमरावती जाना पड़ा। अरे बाप रे। बिकॉज ऑफ फादर्स। मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ सर, कि जो सेवा होती है कि एक बेटाडीन लगाना, हाइड्रोजन पैरोक्साइड से वो जख्म ये करना, बेटाडीन लगाना, एंड देन फिर वो चीज़ मैंने किया। लेकिन समहाउ चीज़ें ऐसी हुई और कंडीशन, मैं अमरावती आ गया, कंडीशन और फाइनेंशियली ये हो गई, बैक टू पवेलियन जो चीज़ें होती है वो हो गई। तो मुझे जॉब देखना पड़ा, करना ही था ऑप्शन। तो नागपुर में एक महारोजगार करके एक न्यूज़ एजेंसी है, तो वहाँ पे मुझे एप्लीकेशन के लिए जाना था। लेकिन समहाउ क्या हुआ, 2-3 बार पापा की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और रिकवर हो गई, काफ़ी बिगड़ गई रिकवरी हो गई। तो मुझे लगा कि इस बार भी शायद रिकवर हो जाएगी। और अमरावती और नागपुर का डिस्टेंस है 3-4 घंटे का। मुझे लगा मैं आ जाऊंगा। मैंने मेरे सिस्टर को बोला हूँ कि अर्जेंसी रहा तो ही मुझे फ़ोन करना। देन मैं नागपुर गया, मैं ऑफिस गया। ऑफिस में मैंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत धुरंधर लोग हैं। आरएसएम की पोजीशन थी और सब एक्सपीरियंस थे, मैं तो बच्चा था। तो मेरा तब आपकी उम्र क्या थी सर? उस वक्त मेरी उम्र आप मान के चलो कि 26 साल, 26-27 साल। अच्छा, 26-27। हाँ, तो सब धुरंधर थे, आरएसएम थे सब लोग। और आरएसएम के पोजीशन के लिए सर मिनिमम 15-20 साल का तो एक्सपीरियंस होता ही है तब तो। अब मेरी उम्र 26-27 साल थी, तो मैंने बोला मेरा नहीं होगा यहाँ पे, मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर भी मैंने बोला ट्राई करते हैं। जब मेरा नंबर आया और इंटरव्यू के लिए मैं जब बैठा तो सर फ़ोन बज गया, मुझे फ़ोन रिंगिंग हो गया। तो वो जो बॉस थे मैडम, उन्होंने बोला है कि आपको समझता नहीं क्या, इतना भी एथिकेट्स नहीं है आपको कि आपने फ़ोन साइलेंट पे नहीं रखा। मैंने मैम सॉरी, मैं कॉल रिसीव कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने एग्रेशन तो था ही उनका, बोले रिसीव कर लो। तो दीदी ने मुझे फ़ोन किया कि जैसे हो तुम, जहाँ पे हो तुरंत आ जाओ। अरे बाप रे। घर पे पापा लास्ट समय था, आ जाओ। मैं रोने लगा, लिटरली रोने लगा। तो मैम ने पूछा क्यों रो रहे हो तुम? मैंने लगा पापा लास्ट समय पे है और मुझे जाना है। तो बोले तुम इंटरव्यू के लिए आए? मैंने मुझे ज़रूरत थी।
तो वो मैम ने मुझे, रविनगर है वहाँ पे मैम ने मुझे मैं ड्रॉप कर देती हूँ बोले, तो उन्होंने खुद ही कार निकाली। अच्छा। और मुझे कुछ भी नहीं तब पता था प्रतीक जी कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। होता है लाइफ में कि आप कहाँ पे हो, क्या चीज़ हो, एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि होते क्या हैं। है। तो वो सिचुएशन मेरे साथ में थी। लेकिन मुझे पता चला कि 2 घंटे में मैं तिवसा पहुंच गया। तिवसा से मेरा जो गांव है वो हार्डली 20 मिनट का रास्ता। तो मैम ने कहा देखो वो तुम्हारे गांव की बस है, तुम यहाँ से यहाँ से आप चले जाओ, बैठ जाओ। मैंने मैम मुझे तो आप रविनगर छोड़ने वाले थे। तो बोले नहीं, बस कब मिलती थी, कब तुम जाते थे, जाना ज़रूरी था। तो मैम ने मुझे 2.5 घंटा चला के कार मुझे वहाँ पे छोड़ा। तो लिटरली मुझे वो सीन अभी भी याद है। याद है। और जब मैं घर पे गया तो लिटरली सब सिचुएशन देख के सब रोने लगे, रो रहे थे सब लोग। और पापा लास्ट स्टेज पे थे। मेरे बड़े भैया ने पापा का सर रखा था और पापा एकदम शांत थे। तो मुझे घर पे बंटी बोलते हैं। तो मम्मी ने बोला है कि देखो ना बंटी आ गया। तो पापा ने मेरे तरफ देखा, स्माइल की। प्रतीक जी वो जो चीज़ है ना, मेरे सामने अभी भी वो चीज़ें फील होती है कि, और लाइफ में मैं हमेशा चाहता हूँ कि अगर लाइफ में स्टेज भी हो ना, लास्ट स्टेज भी हो, तो चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। वो मैंने पापा से सीखा और मैंने पापा को इसमें मेरे मांडी पे रखा और पापा ने दम तोड़ा। मैंने पापा के बारे में मतलब सॉरी मैं इमोशनल हो गया, नहीं, that's fine. लेकिन मैंने बहुत ही, जब मैं 12th में था, जब मुझे पूना आना था जैसा मैंने कहा, तो मैंने पापा को क्वेश्चन किया था कि आपने मेरे लिए क्या कमा के रखा है। मना कर रहे थे पूना जाने के लिए, क्यों जा रहा है पूना, क्या जा रहा है, क्योंकि 5-6 हज़ार खर्चा आता था, कहाँ से देते थे, क्या और इतने दूर से भेजना इतने दूर बेटे से, को। हाँ। तो क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि आपने हमारे लिए क्या कमा के रखा है। बचपना था सर प्रतीक भाई, बराबर। बचपना था। तो मेरे बड़े भैया ने मुझे तमाचा मारा लिटरली कि पापा से ऐसे बात करते हैं क्या, और ऐसा बोलते हैं कि क्या कमा के रखा। पापा ने मुझे बोला था मैं जब नहीं रहूँगा ना तब तुमको पता चलेगा कि मैंने क्या कमा के रखा। मुझे लगा कि बोल दिया होगा, हर कोई बोलते हैं, इन्होंने भी बोल दिया होगा। वो सेंटेंस मैंने मतलब समझ नहीं पाया उनको गहराई क्या थी, गहराई मैं समझ नहीं पाया। गहराई कब समझी प्रतीक सर, कि जब पापा को ले जा रहे थे और 1 से 1.5 किलोमीटर तक के लोग पीछे थे और उसमें से 70-80% मोमेडियन लोग थे। जो कम्युनिटी पापा को बहुत ज़्यादा ये होती। और कोई भी हमारे गांव में अगर उस दिन आता था और देखता था कि ये हिंदू की अर्थी नहीं है, मुस्लिम की अर्थी, बाप रे, इतने लेवल। और जो शमशान था जहाँ पे पापा का अंतिम संस्कार किया, वहाँ पे लोग नहीं मार रहे थे। लिटरली जो श्रद्धांजलि होती है कि एक इंसान के बारे में जब श्रद्धांजलि दी जाती है, तो पापा के बारे में लोगों ने जो स्टेटमेंट बोला है या वो इंसान कैसे थे वो था। एक बार वो जो शाम हो गई बोलते बोलते, 2-2.5 घंटे हो गए और जब तक कि चीता ठंडी नहीं होती तब तक के लोग थे। मैंने कहा पापा ने नेटवर्क कमाया, सच में पापा ने रिलेशन कमाया। आपके अकाउंट में कितना पैसा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके इंसान कितना अमीर है। अमीर की पहचान कहाँ पे होती है, जब आप नहीं रहते हो और आपके पीछे क्या बोला जाता है और आपके पीछे अर्थी के समय कितने लोग हैं आपके पीछे, वो उससे उस इंसान की सही जो बोलते हैं कि वो कितना अमीर है वो पता चलता है। वैल्यू पता चलती है कि आपके पीछे कि लाइफ में क्या क्या किया। तो आपने देखा होगा कि भाई लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए। अब जो लोग कमा लिए, कोविड में हमने देखा कि बच्चे फॉरेन में
वहाँ से फ़ोन करके बोल दिए कि भाई इनका अंतिम संस्कार कर दो, हम पैसे भेज देते। वो पैसा क्या काम का। तो वो एक इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। और मैं जब पापा को अग्नि दिया तब मैंने ये कर दिया कि पापा के जैसा मुझे नेटवर्क करना है। देन फिर अगेन इवन ऐसा हुआ कि पूना से जो मैंने कमाया था उसमें मैंने स्प्लेंडर गाड़ी ले ली थी सर। अच्छा। और स्प्लेंडर गाड़ी उस वक्त मुझे 55-60 हज़ार की आई थी। अभी तो लाख के ऊपर होगी स्प्लेंडर गाड़ी। तो पापा का हमारे इसमें 13वीं होती, 13वीं वो करना था, उसके लिए भी पैसे नहीं थे सर। बाप रे। मैंने मेरी जो 3 साल की मेहनत थी, स्प्लेंडर मैंने 36,000 में से सेल आउट की। और वो 36,000 से ये करके मैंने पापा का 13वीं की। वहाँ से चीज़ें आगे हुई। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पुणे ही आना था। पुणे चीज़ें जैसा मैंने महारोजगार मैंने बोला कि जिस मैडम ने मुझे तिवसा छोड़ दिया था उनका मुझे फ़ोन आया। इंटरेस्टिंग बात है सर। बाप रे। उनका मुझे फ़ोन आया। किस्मत तो देखो कैसे होता है। किस्मत देखो सर। तो बोले गौरव मुझे पता था कि ये हो गया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, क्या कर रहे हो। मैंने बोला मैम कुछ नहीं कर रहा, बस ये सब चीज़ें हो गई, सो सॉरी, तुम नागपुर आ सकते हो। मैंने हाँ मैम, लेकिन जान सकता हूँ क्यों। तो बोले RSM की पोजीशन खाली। मैं खुशी खुशी गया एज आ RSM। मैंने ज्वाइन किया। मैंने मैम को पूछा, मैम आपने बाकी लोगों को चांस क्यों नहीं दिया, सब धुरंधर लोग थे। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया, गौरव इंटेलिजेंस मैं हायर कर सकती हूँ, मैं ओनरशिप हायर नहीं कर सकती। वाह। और वो स्टेटमेंट ना मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। और उस कंपनी को मैंने सर पूरे इंडिया में कोल्हापुर, पूना, बाकी जगह पे मेरा काम था फ्रेंचाइजी सेल आउट करना। अच्छा। तो मैंने 7-8 फ्रेंचाइजी सेल आउट कर दी मैंने, सब चीज़ें। तो समहाउ सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। पूना का जो ब्रांच था महारोजगार का, उसका डेवलपमेंट करना था। फिर से मुझे पूना भेजा गया। डेस्टिनी देखिए, जहाँ से मैं निकला वहाँ से फिर से मैं वापस आ गया। तो मार्केट एड में उनका मैंने ऑफिस स्टार्ट किया। तो मैम ने वो बिजनेस शट डाउन करना था मैम को, कुछ अलग प्रोजेक्ट थे उनके। तो उन्होंने बोला कि गौरव मैं पूना का ऑफिस भी शट डाउन करने वाली हूँ। और उस वक्त मेरे पास में 15 लोग थे सर। मैंने बोला यार मेरा तो ठीक है, मैं कर लूँगा, लेकिन जो 15 लोग 2 साल से 3 साल से जुड़े हैं, उनको मैंने सबको एक जगह में मीटिंग किया। उनको बोला कि देखो ऐसा ऐसा है, शट डाउन होने वाला है, क्या कर सकते। मैंने उनको बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का एक वर्टिकल स्टार्ट करूँ। एंड मैंने स्ट्रगल किया है जॉब के लिए, दर दर भटका हूँ, रांजनगांव, चाकन, मैं स्कूटी से जाता था। और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड बोलते थे कि आपको किसने भेजा है, ओपनिंग नहीं है, चले जाओ, रिज्यूम दे के आता था। मैंने बोला क्यों ना मेरा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो कि जहाँ पे कैंडिडेट जाने के पहले ही उसको मिल जाए और एक HR को मिल जाए कि यह आ रहा है, ओके, उसके अप्रूवल से ही कैंडिडेट को बुलाया जाए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मैं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं तब देखा कि मैंने 1500 रुपये भी जब एक कंसल्टेंसी को दिया था और कंसल्टेंसी ने मेरे को जॉब नहीं दिया, तो 1500 रुपये भी कितने महत्व रखते थे मेरे लिए। फिर मैंने बोला कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो कि मैं कैंडिडेट से पैसा नहीं लूँ। अच्छा, ये थॉट था मेरे माइंड में, चल ही रहा था। ये शेयर किया मैंने मेरे कलीग के साथ और उनको बोला कि ये थॉट तो है लेकिन इम्प्लीमेंट करना है और रेंट ज़्यादा है, 30-40 हज़ार मैं नहीं दे सकता था। तो जिनका ऑफिस था उनके पास गया,
उनको पूरी सिचुएशन बताई। उनको मैंने बोला कि देखो 3-4 महीने मैं रेंट नहीं दे सकता, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको जो भी मेरा बिजनेस सेटअप होगा मैं दे दूंगा। तो उन्होंने मेरी इनोसेंस ही बोला जाए या भगवान का ऊपर का आशीर्वाद बोला जाए, तो उन्होंने एग्री कर लिया। ओह, वो एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया ना। ऑफिस का ऑफिस भी काफ़ी बड़ा था, 2000 स्क्वायर फुट में था, मार्केट और एक मार्केट एड में था। मार्केट एड में 2000 स्क्वायर तो इंसान अगर कुछ मन से कुछ करना चाहे और वो उसका शाहरुख खान दिल- का है ना सर, दिल कि साफ भी हो तो ऊपर वाला हेल्प करता है। या शाहरुख खान का वो है ना सर कि आप कोई भी चीज को शिद्दत से शिद्दत से तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश करती है, कोशिश करती है। तो फ्रॉम ओम शांति हो। या ओम शांति ओम, तो उस तरीके से सर, तो वो एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। सेकेंड, जो लोग थे 15 लोग, उसमें से 6 लोग बोले कि नहीं हमारी कुछ कमिटमेंट है, ऐसा हम नहीं कर सकते। मैंने इस ओके। और 4 से 5 लोग थे, बोले हम कर लेंगे। अच्छा। तो वो 4 पर फिर सोचा है कि नाम क्या दिया जाए। बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, नाम क्या दिया जाए। सब लोग अलग अलग बैठे थे, सब लोगों ने डिसाइड किया। तो एक पर्सन है, उन्होंने बोला कि आपको कैसा होना चाहिए, किस तरह से नाम देखना चाहिए। मैंने बोला मैं जिससे मिल रहा हूँ, जो मुझसे मिल रहे हैं, हमको एक दूसरे पे फेथ होना चाहिए। मैं जो भी चीज़ें बताऊँ वो ऑनेस्टी से बताऊँ और ट्रांजैक्शन में क्लियरिटी होनी चाहिए। बराबर। तो ये मैंने 3 वैल्यूज़ पहले बनाए मेरा ऑर्गेनाइजेशन के होने। तो ये 3 वैल्यूज़ पे हम नाम देखना चालू कर दिए क्या है। तो फिर ईज़ा करके अरेबिक वर्ड है, ईज़ा। अच्छा, ईज़ा, ओके, ईज़ा। फेथ, हॉनेस्टी, क्लियरिटी, मीनिंग, ईज़ा। तो फिर कंसल्टेंसी डालना है तो जॉब ईज़ा। फिर बोले सर सब लोग बोलेंगे कि पिज़्ज़ा है। हाँ। मैंने बोला भाई होने दो किसी के इससे हो रहा है। तो जॉब ईज़ा मैंने स्टार्ट किया। जॉब ईज़ा स्टार्ट किया सर मैंने 2013। वाओ। और सो दिस महारोजगार का बोर्ड नीचे हुआ एंड जॉब वीज़ा का ऊपर हुआ। वहाँ से जर्नी हुई सर, वो भी इंटरेस्टिंग है सर। वाओ। सो जॉब ईज़ा, सो दिस वाज द बर्थ ऑफ द साम्राज्य व्हिच यू आर डूइंग राइट नाउ, जो आपने सब इस्टेब्लिश किया है। यस सर। और अब तक का जो जर्नी है, आपका जो पूरा स्टोरी ये सुनकर यार, मतलब इवन आई वाज हिप्नोटाइज्ड कि इतना कोई इंसान कर सकता है। बावजूद फादर का इलनेस जो था, आप पुणे आए वापस, यू हैव टू गो बैक टू अमरावती, यू सोल्ड योर बाइक। बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज थे, बट आपने हार नहीं मानी, आपने सामना किया और दिस गेव बर्थ टू जॉब ईज़ा। ऑलराइट, सो इसकी जर्नी जो है आगे की वो देखेंगे हम इन द नेक्स्ट एपिसोड। ऑलराइट, सो सी यू ऑल।